नमस्कार। फिर से एक बार मेरे इस रौप्य रूप से बना रुपया का सफ़र में आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरा रुपया से ई रूपी तक का सफ़र जारी है। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने संक्षिप्त में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर पूरा एंशिएंट इंडिया तक का रुपया का सफ़र करवाया था। पार्ट 2 में फूटी कौड़ी से रुपया तक का एक अलग दर्शन कराने की कोशिश की थी। जैसे कि मैं रुपया के साथ साथ भारत के इतिहास का भी थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आपको दोनों की मिलाव से अच्छी तरह समझने में आसान हो। इस भाग में मैं अर्ली मिडिवल यानी आरंभिक मध्यकालीन भारत में रुपया का सफ़र बताने की कोशिश करूँगा। कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूँगा। मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया दो भागों में बांटा गया है, 800 AD टू 1200 AD और दूसरा 1200 AD से 1800 AD तक। वैसे मध्यकालीन के प्रारंभ को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद होता रहा है। कुछ इतिहासकार इसे गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त राजवंश के पतन के बाद 500-600 AD से शुरू हुआ मानते हैं और कोई इसे 700-800 AD से। गुप्त राजवंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत के शुरू होने तक पूरे भारत में छोटे छोटे राज्य थे। इस दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण ट्रिपाटाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच को मानी जाती है। ये तीनों ही सबसे शक्तिशाली राज्य रहे हैं इस वक्त, और तीनों कन्नौज को हथियाने के लिए आपस में लड़ा करते थे। तीनों ने बारी बारी से कन्नौज को जीता भी और वहाँ राज भी किया। पालास पूर्वी हिंदुस्तान में बसा हुआ था, जो आज का बंगाल, इसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल है। कुछ भाग बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बनता है। हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका था। इनके समय में जो मुद्रा हुआ करता था वो था पगोड़ा, जो सोने के सिक्के थे। पालास के समय में सोने चांदी की बहुत कमी थी। यहाँ इनके खदान भी नहीं थे, तो इसे बाहर से मंगाई जाती थी। प्रचुर मात्रा में इस वक्त ड्रम्मा सिक्के यहाँ होते थे, जो कोपर यानी तांबे से बनाए जाते थे। यूनान यानी ग्रीस में इस ड्रम्मा की शुरुआत हुई थी, जहाँ ये सिल्वर के बनाए जाते थे। इस कालखंड में ससेनियन यानी पर्शियन या कहें ईरानियन एम्पायर के सिक्के भी चलन में थे। पाला साम्राज्य में देर से जीतल की भी शुरुआत हो गई थी, जो सिल्वर यानी चांदी से बनाई जाती थी। आइए अब संक्षेप में जानते हैं राष्ट्रकूटास के बारे में, जो डेक्कन यानी दक्षिण भारत में राज किया करते थे। थोड़ी सी गुजरात की निचला हिस्सा से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, कुछ भाग आज के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी आते हैं। राष्ट्रकूट एम्पायर के जनक दर्तिवर्मन अथवा दंती दुर्गा को माना जाता है। राष्ट्रकूटा ने भी कन्नौज जीतने में सफलता पाई थी, फिर बाद में हार भी गए थे। इनके ज़माने की हर चीज़ पर शोध हुआ है, किंतु कॉइनेज सिस्टम की बहुत लंबे काल तक कम जानकारी प्राप्त थी। इसका कारण है यहाँ के कॉइन्स बहुत कम मात्रा में मिले खुदाई के दौरान। फिलहाल आर्कियोलॉजी यानी खुदाई के दौरान ही बहुत कुछ और जानकारी प्राप्त हुई है वर्तमान में। यहाँ भी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के सिक्के होते थे, मगर गोल्ड के सिक्कों का चलन बहुत कम था। यहाँ सिक्कों को ड्रम्मा, सुवर्णा, गोडियाना, पाना, पोन्नू, कालांजू, कासू, मंजड़ी इत्यादि कहते थे। ये अलग अलग डिनोमिनेशन यानी इकाई के थे। चलिए अब जानते हैं प्रतिहार के बारे में, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाने जाते हैं। गुर्जर नाम क्षेत्र के अनुसार और प्रतिहार नाम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राप्त हुआ। इन्हें बाद में प्रतिहार ही कहा जाने लगा, क्योंकि इनको प्रतिहार कहलाना ही पसंद भी था। इतिहास के मुताबिक ये सेंट्रल एशिया से आकर जोधपुर के आसपास राजस्थान में सबसे पहले बसे थे। इनके फाउंडर यानी जनक हरिश्चंद्र को माना जाता है। इस कालखंड में नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा एम्पायर बनाने में यही सक्षम हुए थे। कन्नौज राजधानी इनके ही एम्पायर के अंदर आते हैं। नागाभट्टा वन को एम्पायर खड़ा करने वाला पहला प्रतिहार राजा माना जाता है। प्रतिहार शासनकाल में बहुत ही मजबूत और स्टेबल करेंसी सिस्टम थी। इनके मुद्राएं कई सौ साल तक प्रचलन में भी रही। इनके काल में भी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के होते थे, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपने देखा अर्ली मिडिवल इंडिया के दौरान कैसी थी रुपया का सफ़र।
आपने ये भी देखा कि पूरे हिंदुस्तान इस कालखंड के दौरान छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे और सबसे बड़े 3 राज्य पीपीआर, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास आपस में लड़ा करते थे, जिनको ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। इसी बीच अरेबियंस, पर्शियंस, टर्कीस भारत आने जाने लगे थे। वे अब मुस्लिम्स पूरी तरह से बन चुके थे, लेकिन मुस्लिम्स जल्दी ही हिंदुस्तान में आक्रमण भी करने लगे और पहला बड़ा मुस्लिम हमलावर था महमूद गजनी, जिन्होंने 1000 एडी से लेकर 1030 एडी तक 17 बार से भी ज़्यादा बार भारत में आक्रमण किया। हर बार जीते और भर भर कर अपने साथ धन दौलत लूट ले गए। उनको यहाँ हिंदुस्तान में शासन तो करना था नहीं, बस उनको भारत को लूटना था और इस्लाम धर्म को फैलाना और बड़ा दिखाना था। वैसे उनके शासनकाल में उनका एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था, जो आज का सिंध रीजन है भारत का, जो यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ तक उनका एम्पायर फैला हुआ था। और उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उनके ज़माने में, तो वो भी एक पार्ट बनता है भारत के इतिहास का। 12वीं शताब्दी आते आते प्रतिहार वंश कई राजपूत क्लंस में बढ़ गए थे और उनमें से एक था चाहमानस अथवा चौहान राजपूत। पृथ्वीराज चौहान को टर्किस और तुर्कीस शासनकाल से पहले या दिल्ली सल्तनत से पहले का अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक मानते हैं। इनके काल में वही सब सिक्के थे जो पहले से प्रचलन में थी। हाँ, खास जितल बन गए थे और शासक का नाम में बदलाव आ गया था। 12वीं यानी 12th सेंचुरी एडी में मोहम्मद घोरी का आक्रमण को सबसे बड़ा आक्रमण कहा जा सकता है, जिसके वजह से हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आया। हालांकि फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन में मोहम्मद घोरी हार गए थे पृथ्वीराज चौहान से, मगर 1192 का सेकंड बैटल ऑफ तेराइन सिग्निफिकेंट रहा। पृथ्वीराज चौहान हार गए और यहीं से तुर्किश एम्पायर और दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति होती है। मोहम्मद घोरी की शुरुआती शासनकाल में एक सिक्का जो मिंट की गई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी दोनों के नाम सिक्के के दोनों तरफ लिखे गए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तेराइन के हार के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी की अधिपत्ति स्वीकार कर ली थी, इसलिए उन्होंने उनके और उनके आका मोहम्मद घोरी के नाम को एक ही सिक्के में खुदवाई थी। परंतु इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है और पृथ्वीराज के हार के बाद उनके अंतिम दिनों के बारे में अलग अलग मत रखे गए हैं। तो लेटर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का दूसरा भाग मोहम्मद घोरी के आने के बाद से शुरू होता है। यहाँ से भारत में मुसलमानों का राज शुरुआत होने लगता है। इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन सम, जो मोहम्मद घोरी का असली नाम है, उन्होंने पहले से चली आ रही कुशन, गुप्ता, राजपूत के ज़माने के चिन्हों से सजीत सिक्के को ही जारी रखा, थोड़ी बहुत बदलाव करके, ताकि यहाँ के हिंदू जनता उन्हें आसानी से अपनाए। जैसे उनके सिक्कों में लक्ष्मी माँ एक तरफ अंकित होता तो दूसरी ओर उनके टाइटल को छापे गए। सिल्वर कॉइन्स में वही पुराने राजपूताना बुल और हॉर्समैन अंकित होते थे, किंतु उनके चारों ओर अपने नाम को गाड़ा गया था। तो बहन भाइयों, यहीं पर हम ये पार्ट 3 का अंत करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में एग्जैक्टली दिल्ली सल्तनत और उस काल की सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप अपने देश भारत में हो तो अपनी देश की इतिहास को भी जानना ज़रूरी है। लोग कहते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास बहुत बोर कराती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी दूसरी हर सब्जेक्ट्स की तरह इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक, लाभदायक और महत्वपूर्ण होती है। बस आपको किस तरह पढ़ा जाए और इंटरेस्ट पैदा हो, ये देखनी होती है। हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको पूरी इतिहास को पीरियड्स यानी कालखंडों में बांटनी होगी। जैसे भारत के इतिहास को बांटना हो तो इसे एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत, मिडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत और कॉन्टेम्पोररी यानी समकालीन भारत, ये पीरियड सब हिस्ट्री के अंदर आता है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी हिस्ट्री से पहले प्री हिस्ट्री को भी जानना है,
जब इतिहास या इंसानों ने लिखना शुरू नहीं किया था। प्री हिस्ट्री में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। हमारे इस शुरुआती भारत में इंसान अफ्रीका महाद्वीप से आकर बसने लगे थे। ये लोग यहाँ करीब करीब 5000 ईस्वी यानी 5000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक आकर बसने लगे थे। 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक इन्होंने बहुत बड़ा सभ्यता यहाँ बनाई और 1500 बीसी तक ये पूरी तरह विलुप्त भी हो गए। यही समय था जब सेंट्रल एशिया ईरान के उत्तरी भाग से आर्यन नामक एक नई जनजाति भारत में आए और सदा के लिए यहीं का होकर रह गए। आर्यन के युग को वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इसी काल में बड़े बड़े 4 ग्रंथों को लिखा गया था। इसी ग्रंथों के माध्यम से इस युग में मुद्राओं का होने का भी प्रमाण मिलता है, जैसे निस्क, आयास, सुवर्णा, पादा, सतनम इत्यादि। वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चलती है। तो दोस्तों, आज का रुपयों से ई रूपी तक का सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे दिल्ली सल्तनत और उनके काल में जो भी सिक्के रहे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कृपया शेयर जरूर करें ताकि संक्षेप में जो मिश्रित ज्ञान रुपयों का और भारत के इतिहास का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धैर्यपूर्वक इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार और सहयोग इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंदुस्तान।